हेलो स्टूडेंट। तो आज मैं आपके बीच फिर से क्योंकि आपका प्यार मुझे आपके करीब खींच लाता है। ओहो, कितना अच्छा डायलॉग बोल दिया मैंने। तो आइए आज के लेक्चर में हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम की तरफ थोड़ा सा बढ़ेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा वर्क ड्यू टू डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस बताने वाले हैं कि कैसे कैसे होता है। जैसे कि वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स है ना, जैसे कि फ्रिक्शन में दो फोर्स आता है। जैसे कि मान लीजिए कि स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, अच्छा ये स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब कि ये फ्रिक्शन, जैसे कि देखिए दो टाइप के फ्रिक्शन इसमें तो होते हैं। पहले हम एक यहाँ पे लगे हैं तो उसको भी लिख लेते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन, दोनों फ्रिक्शन है ना। तो यानी कि जब बॉडी मूव करती है तो उस कंडीशन में बॉडी के ऊपर मतलब कहने का कि सरफेस जिसके ऊपर मूव कर रही है काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है, तो उस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि काइनेटिक फ्रिक्शन मूविंग कंडीशन में लगता है। तो वर्क डन ड्यू टू काइनेटिक फ्रिक्शन अगर हम लोग देखेंगे तो वो जब बॉडी मूव करेगी तो उस टाइम पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब कि रुके हुए कंडीशन में ये फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, स्टैटिक वाला। देखिए ये तो स्वाभाविक सी एक जो बात होती है वो बात मैं आपको बता रहा हूँ। कई बार ऐसा भी होता है कि काइनेटिक फ्रिक्शन आपको नहीं दिया रहता है तो आप काइनेटिक फ्रिक्शन की जगह पे स्टैटिक फ्रिक्शन को ही कंसिडर कर लेते हो, यानी कि बॉडी की मूवमेंट जब होती है तो उस टाइम पे भी हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन के अब्सेंस में हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन का यूज करते हैं। सो दैट्स वाई हम ये कह सकते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन के थ्रू वर्क डन तभी आता है कि जब बॉडी मूव करती है ना। और वो भी कब कि जब काइनेटिक फ्रिक्शन की बात ना कर रहे हो तब। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि काइनेटिक फ्रिक्शन दिया है वैसे नहीं दिया रहे डजंट मीन हमको उससे मतलब नहीं, हमको कॉन्सेप्ट सीखने से मतलब है कि स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में हम अगर बात करें तो स्टैटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन होता है कि जब तक मतलब कि बॉडी, स्टैटिक फ्रिक्शन आप जानते हो कि इसमें लिमिटिंग से लेकर जीरो तक का आपका ये फ्रिक्शन फोर्स लगता है, इसके बीच में वेरी करता रहता है। आपको मैंने फ्रिक्शन वाले चैप्टर में बताया था कि जैसे कि मान लीजिए कि म्यू एस इज द कोएफिशिएंट ऑफ द काइनेटिक स्टैटिक फ्रिक्शन, देन आपके पास फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू आएगी वो म्यू एस इंटू एन आ जाएगी, यानी कि ये म्यू एस इंटू एन इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स। और जब तक बॉडी नहीं चल रही है तो तब तक ये फ्रिक्शनल फोर्स एडजस्ट करके बॉडी के ऊपर लगता रहता है, यानी कि फिर मतलब क्या उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल रहता है। और ये जितनी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगता रहता है उतना ये फ्रिक्शन फोर्स उतना ही लग जाता है बॉडी के ऊपर कि जब तक कि बॉडी मूव नहीं करती है, ये कंडीशन है। तो यानी कि चलने कंडीशन में तब हम उस केस में इसके थ्रू वर्क डन मान सकते हैं, अदरवाइज काइनेटिक फ्रिक्शन के थ्रू वर्क डन आता है और ये नेगेटिव वर्क डन आता है। नेगेटिव वर्क डन आता है इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी है, जैसे कि एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक है आपके पास, यानी कि अब इस ब्लॉक के ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन ऑब्वियसली इस डायरेक्शन लग रहा है, अगर बॉडी इधर की तरफ मूव कर रही है तो यानी फ्रिक्शन इधर लग रहा है, तो हम लोग वर्क डन तो बताएंगे। काम करना मतलब कि पॉजिटिव काम करना या नेगेटिव काम करना, तो ऑब्वियसली आपका कह सकते हो कि नेगेटिव वर्क डन की मीनिंग ये है कि वो किसी चीज को किस चीज का अपोज कर रहा है, तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन मोशन का अपोज करता है, यानी कि ओवरऑल वो वर्क डन का भी अपोज कर रहा है, यानी कि वर्क डन का मतलब कि उसको हम लोग नेगेटिव जो हम लोग बताते हैं कि जैसे कि हमने एक मार्कर को ऊपर उठा के लाके रखने का हमने काम किया, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट हमने जो वर्क किया, ग्रेविटी के अगेंस्ट या फिर ग्रेविटी के थ्रू जो वर्क हुआ, इसमें दो चीजें हैं। ग्रेविटी के अगेंस्ट जो हमने वर्क किया यानी कि हम mgh और ग्रेविटी की वजह से जो वर्क हुआ वो नीचे की तरफ mg लग रहा है, h हाइट ऊपर रेज कर रहे हैं हम मार्कर को, तो उसकी वजह से जो हमारा वर्क डन आएगा वो -mgh आ जाएगा। तो सेम इसी तरह इसमें भी हम लोग कह सकते हैं कि नेगेटिव वर्क डन ये इसलिए क्योंकि हमने बता रखा है कि W = F.S होता है। तो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ वर्क एनर्जी थ्योरम बताने से पहले, ठीक है। तो ये चीजें आ जाएंगी, यानी कि यहाँ पे हम लोग Fs cos
थीटा रखते हैं तो थीटा मतलब कि डिस्प्लेसमेंट बॉडी का इधर हो रहा है और फोर्स इधर लग रहा है, तो दोनों के बीच में 180 डिग्री, सो दैट्स व्हाई माइनस में वर्क डन आता है इसका। अब हम लोग इसकी बात करते हैं, फ्रिक्शन के बाद बात करते हैं। एक आता है फोर्स अपने पास, स्यूडो फोर्स आता है ना। आपने स्यूडो फोर्स तो देखा ही होगा कि स्यूडो फोर्स कब और कहाँ लगता है। ऑब्वियसली नॉन इनर्शियल फ्रेम के ऊपर, मैंने इसको आपको बता रखा है। कहाँ पे बताया था? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में बताया था स्यूडो फोर्स के बारे में। तो स्यूडो फोर्स जो होता है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम, यानी कि एक ऐसा फ्रेम जो एक्सेलरेटिंग फ्रेम हो और उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा हो, तो वो ऑब्जेक्ट इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल अमाउंट में इक्वल और डायरेक्शन में अपोजिट वो फोर्स फील करता है ना। तो इसको हम लोग स्यूडो फोर्स बोलते हैं, यानी कि नॉन इनर्शियल टाइप के फ्रेम के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हो तो वो ऑब्जेक्ट स्यूडो फोर्स फील करता है, जिसको हम लोग फॉल्स फोर्स भी कई बार बोलते हैं। तो विद रेस्पेक्ट टू बात अगर हम लोग करते हैं तो कई बार ऐसा होता है विद रेस्पेक्ट टू उसी ऑब्जेक्ट के लिए, जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम किसी भी नॉन इनर्शियल फ्रेम के ऊपर हैं तो कंडीशन इसमें विद रेस्पेक्ट टू बनता है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, उसी फ्रेम के रेस्पेक्ट में। तो कई बार स्यूडो फोर्स की वजह से वर्क डन जो हमारे पास आता है वो जीरो आता है, कई बार ऐसा होता है, ठीक है। तो स्यूडो फोर्स की वजह से वर्क डन हमेशा भी, हम नहीं कहेंगे कि हमेशा वर्क डन इसकी वजह से जीरो आता है। और इंटरनल फोर्सेस की वजह से, इंटरनल फोर्सेस यानी कि वर्क डन ड्यू टू, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वर्क डन ड्यू टू, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ड्यू टू एन इंटरनल फोर्स may be equals to zero, may not be equals to zero, ऐसा हो सकता है। may be equals to zero है ना, may be equals to zero और may not be equals to zero। तो हम लोग ये दोनों केस दे सकते हैं। और वैसे तो मैंने ऐसा देखा है कि 90% केस में इंटरनल फोर्स की वजह से वर्क डन हम लोग जीरो ही कैलकुलेट करें, जैसे टेंशन की वजह से। और मैंने आपको टेंशन डॉट डिस्प्लेसमेंट करके मैंने आपको कंस्ट्रेंट मोशन में सिखाया था, और उसको ही डिफरेंशिएट करके टी डॉट वी टी डॉट ए हमने बनाया था सिग्मा करके, याद होगा तो आपको पता होगा। तो ये कंडीशन भी अपने पास आती है इंटरनल फोर्स की वजह से, ठीक है। तो ऐसा हमारे पास होता है। और टोटल समेशन ऑफ इंटरनल फोर्स जो होता है वो ऑलवेज जीरो ही होता है। आप ऐसा भी कह सकते हो कि इंटरनल फोर्स का टोटल समेशन जीरो होता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वर्क डन ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस जीरो होता है, ये ऐसा नहीं है। मे बी इक्वल्स टू जीरो, मे नॉट बी इक्वल्स टू जीरो, ऐसी केस आ सकती है। तो ये हमारी कुछ केसेस थी जो मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहता था। और एक आती है केस वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग, वो भी आपको बताना बहुत जरूरी है। वर्क डन तो बहुत सिंपल है ये, वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग भी हम लोग सीख लेते हैं फटाफट। तो हमने कहा कि मान लीजिए कि एक स्प्रिंग है, ठीक है, ये एक क्या है, स्प्रिंग है। मान लीजिए कि इसमें एक्स कंप्रेशन हुआ, ये एक्स क्या हुआ, कंप्रेशन ही हम लोग इसको बोल देते हैं, एक्सटेंशन हुआ मान लीजिए इसमें, ये एक्स है, या फिर इसको ऐसे भी नहीं बोलते हैं, एक्स आई और एक्स एफ हम लोग मान लेते हैं कि पहले नेचुरल कंडीशन में नहीं थी, पहले से भी स्प्रिंग खिंची हुई थी। तो ये एक्स आई है एंड ये एक्स एफ की पोजीशन है, ऐसे है ना। तो एक्स बाद में वो खिंच गया, या फिर डेल्टा एक्स भी हम लोग बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमने कहा कि स्प्रिंग जो है वो कितना फोर्स लगाती है, माइनस के एक्स फोर्स लगाती है। तो ऑब्वियसली ये फोर्स वेरिएबल है, तो हम लोग dx के साथ जाकर इंटीग्रेट करना पड़ेगा, बिकॉज वी नो दैट कि वर्क डन इज इक्वल्स टू व्हाट है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, वो क्या आएगा, माइनस के एक्स डी एक्स, है ना, माइनस के एक्स डी एक्स। और लिमिट कहाँ से कहाँ लगाएंगे, एक्स आई से एक्स एफ तक, ये लिमिट अपने पास हो जाएगी। एक्सटेंशन और कंप्रेशन की बात हम लोग बाद में देख सकते हैं कि उसमें हम लोग क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से W इज इक्वल्स टू यहाँ पे 1/2 माइनस के एक्स एफ का स्क्वायर माइनस एक्स आई का स्क्वायर, ये अपने पास वर्क डन आता है ना।
अब इस केस में नेगेटिव और पॉजिटिव वर्क डन हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं इस केस में कि अगर एक्स एफ यानी कि फाइनल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग अगर बड़ी हुई, कहने का मतलब कि एक्स उसमें अगर एक्सटेंशन आ गया यानी कि स्प्रिंग अगर खिंच गई तो उस कंडीशन में वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा ऑब्वियसली। और अगर स्प्रिंग दब गई मतलब कि एक्स एफ की वैल्यू एक्स आई है ना, कंडीशन देखो आप इस कंडीशन में इस तरह आएगा। तो आप यहां से भी ऐसे भी नहीं देख, आप ऐसे भी अगर आप सोचो तो यहाँ पे अगर एक्स एफ की वैल्यू अगर छोटी हो जाए एक्स आई से तो इस केस में वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग वो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपको इस तरह देखना है कि वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो ये केस भी आपको इस तरह टैकल करना है। तो अगर एक्स आई अगर एक्स एफ से छोटा हो गया देन इस केस में वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो हम लोग कई बार भी इसको इस तरह लिखते हैं क्योंकि एक्स आई नहीं रहता है पहले से, स्प्रिंग कुछ कंप्रेशन या एक्सटेंशन नहीं रहता है, तो हम लोग एक्स आई जीरो ही लेके चलते हैं। तो लिमिट में हम लोग एक्स आई की जगह क्या लिख देंगे, जीरो लिख देंगे। तो हम लोग हाफ के एक्स स्क्वायर भी कई बार लेके चलते हैं और उसी को हम लोग एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग है। अब हम आई थिंक स्यूडो हमने बता दिया, फ्रिक्शन हमने बता दिया, स्प्रिंग के थ्रू वर्क डन बता दिया, इंटरनल फोर्सेस के थ्रू वर्क डन बता दिया। उसके थ्रू जीरो भी हो सकता है, जीरो नहीं भी हो सकता है। स्यूडो फोर्स के थ्रू भी जीरो हो सकता है, जीरो नहीं भी हो सकता है। लेकिन केस है कि वो किस रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके केस में हमको जाके वहां पे सोचना पड़ेगा कि इसके इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में वर्क डन ड्यू टू स्यूडो फोर्स जीरो है या नहीं है, ठीक। तो किसी भी आपको वहम में नहीं पड़ना है। बहुत बार स्टूडेंट ऐसा इंटरनल ऐसा फीलिंग बना लेते हैं कि ड्यू टू वर्क डन ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस इज इक्वल्स टू व्हाट, जीरो होता है। तो ऐसी गलत बातें हैं। वर्क डन ड्यू टू टेंशन वैसे ऑलवेज हम लोग जीरो ही लेके चलते हैं, टेंशन फोर्स स्ट्रिंग में जो होता है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन ऐसे ऐसे चेंज होती है क्योंकि उस कंडीशन में वर्क डन या फिर इंटरनल फोर्स जिसको हम लोग टेंशन को भी हम लोग इंटरनल फोर्स में इस तरह मेजर करते हैं। तो उसके थ्रू भी वर्क डन जो हमारा आता है वो भी क्या आता है, टोटल वर्क डन समेशन जो टेंशन के थ्रू आता है वो भी जीरो ही आता है, ठीक है। तो इस तरह हम लोग इसको देख सकते हैं। अब हमारी बारी आती है वर्क एनर्जी थ्योरम लिखने की, है ना। तो इसमें मैंने सारी कंडीशंस जो भी थी जो क्रिटिकल हो सकती थी, आपको कुछ बच गई होंगी तो मैं उसको आपको आपके आगे परोस दूंगा। डोंट वरी, आइए आगे देखते हैं। आइए अब हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं, जो सबसे बड़ा रामबाण होता है। मैं तो इसको बहुत मानता हूं, वर्क एनर्जी। यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीजें वर्क एनर्जी थ्योरम के थ्रू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं इसमें आपको वो चीज आपको बताता हूं। देखिए क्या होता है वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस, वर्क डन ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस प्लस वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शनल टाइप के फोर्सेस, ड्रैग फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, चाहे जैसा फोर्स हो, प्लस वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग फोर्सेस, है ना, स्प्रिंग प्लस आपका कोई और फोर्स एक्सटर्नल इंटरनल। हाँ, हम एक चीज और लिख देते हैं कि वर्क डन, अब इसमें वैसे तो हो गया लेकिन मैं आपको बताने के लिए ऐसे बता सकता हूं कि फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो आपको पता ही कैसा नॉन कंजर्वेटिव टाइप का फोर्स होता है, पार्ट डिपेंडेंट होता है ड्रैग फोर्स में। तो एक्सटर्नल इंटरनल फ्रिक्शन स्प्रिंग, अगर आप कहें तो मैं वहां पे ये भी लिख सकता हूं कि वर्क डन ड्यू टू किसी भी नॉन कंजर्वेटिव टाइप ऑफ फोर्स, वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन ड्यू टू अदर, कोई भी अगर छूट गया हो मेरे से, छूटा छटका कोई भी हो,
तो ये इज इक्वल्स टू के एफ माइनस के आई, या फिर हम लोग इसको बोलते हैं डेल्टा के ई, ये हम लोग बोल सकते हैं। यानी कि टोटल वर्क डन किसी भी सिस्टम के लिए, किसी भी बॉडी, किसी भी पार्टिकल के लिए, उसके ऊपर किए हुए काम या फिर वर्क ड्यू टू ऑल फोर्सेस जो उसके ऊपर लग रहे हों, उसका समेशन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम या फिर पार्टिकल होता है। तो ये है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम जहां पे लग गया वहां पे आपको एनर्जी कंजर्वेशन की भी जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत बड़ा थ्योरम होता है। समझो कि वर्क पावर एनर्जी का जो चैप्टर है वो टोटली मैं तो कहता हूँ कि इसी के ऊपर डिपेंड है। बहुत अच्छा थ्योरम है, हम लोग इसको बहुत अच्छे से यूज करने वाले हैं। ठीक है, आइए तो थोड़ा इसका यूज भी मैं आपको समझा देता हूँ कि यूजेस इसके कैसे होते हैं। ठीक है, तो बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को भी हम लोग इसको इस फॉर्मूले या फिर इस थ्योरम के थ्रू हम लोग उसको टैकल करते हैं, जो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है ना, एकदम लल्लू लाल मक्खन की तरह। आ जाओ बेटा। तो हमने कहा कि अब हम आपको उस चीज से थोड़ा सा रूबरू कराते हैं। आइए, आपका इंतजार था, देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो। चलिए, अब क्वेश्चन मैं आपको, ओह गीला हो गया, थोड़ा गीला हो गया, देर लगी तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो आए। अब ऐसी कहानी है, कुछ ऐसी राइवलरी नहीं है। आज आईपीएल का मैच काफी अच्छा रहा है ना, देखने में मजा आ गया। तो इसमें अब मैं छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ, छोटे से क्वेश्चन से। अब मैंने कहा कि बहुत बार हम लोग, जैसे कि हम लोग यूज करते थे वेलोसिटी निकालना और आपका मैक्सिमम हाइट निकालना मोशन इन 1D में, v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as में, है ना, मोशन एनर्जी। तो हम लोग अब वही चीज यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम से कैसे करते हैं वो देखते हैं हम लोग, है ना। तो मैंने ऐसा कहा कि ये पार्टिकल है जो ग्राउंड से, कि मान लीजिए कि u वेलोसिटी से फेंका जा रहा है, u इज इक्वल टू मान लेते हैं कि 10 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है ना। तो मैंने ऐसा कहा कि भाई आप ये बता दो कि ये कितना मैक्सिमम हाइट इतना जा सकता है, मैक्सिमम हाइट। तो अब हमको इस क्वेश्चन को वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के सॉल्व करना है। तो अब इसको देखिए कैसे वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस चीज को हमको देखना है कि वो कैसे लग सकता है। तो अब हमको ये देखना है कि टोटल इस बॉडी के ऊपर कितने सारे फोर्सेस लग रहे हैं। तो हमने कहा कि अगर इस बॉडी को ऊपर फेंकना है, यानी कि हम फेंक रहे हैं, तो यानी कि ऑब्वियसली हम लोग mg जो हम लोग उसको इस तरह उठा के रखा है, तो 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो नीचे की तरफ इसके हमने उठाया है, तो नीचे की तरफ mg लग रहा है, और हमने mg ऑब्वियसली लगाया है, तो ही हमने उठा के रखा उसको, नहीं तो छोड़ेंगे तो नीचे गिर जाएगा। तो हमने कहा कि ठीक है भाई, कोई बात नहीं है। तो इसमें क्या था, वर्क एनर्जी, मतलब कि अब हम लोग उसको शॉर्ट में लिखते हैं कि टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये तो वर्क डन मतलब किसके थ्रू होता है, फोर्स के थ्रू होता है। तो ऑब्वियसली इस बॉडी के ऊपर इस टाइम पे एक ही फोर्स लग रहा है, जो क्या है, mg, जो किधर लग रहा है। तो हमने ऐसा मान लिया कि ये बॉडी h हाइट पर जा रही है, h हाइट मैक्सिमम ये जा रही है। तो मैक्सिमम जाने का मीनिंग क्या है, यहाँ पे इसको आपको समझना पड़ेगा कि मैक्सिमम कितना ही जा सकता है। इसने मतलब कि ये मार्कर है, या फिर मैं एक बॉल ले लेता हूँ, बॉल के थ्रू आपको समझाता हूँ कि देखिए कि मैक्सिमम जाने का मतलब ये है कि इस बॉल को मैंने इस तरफ फेंका, इस तरफ फेंका, तो इसका मतलब ये है कि फेंकने के हिसाब से कि जब तक कि इसकी फेंकी हुई नीचे वेलोसिटी, जो आपने इस बॉल को नीचे वेलोसिटी प्रोवाइड की थी, वो वेलोसिटी जब तक कि 0 ना हो जाए तब तक ये बॉल ऊपर की तरफ जाएगा। यानी कि मैक्सिमम मतलब कि ये वेलोसिटी इस बॉल की जब तक 0 ना हो जाए तब तक ये ऊपर जाएगा, और वही मैक्सिमम होगा। तो हमने कहा कि बहुत अच्छी बात है, यानी कि मैक्सिमम, हमने मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट निकाला कि उस पॉइंट पर इस बॉल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फाइनल वाली 0 हो जाएगी। ऑब्वियसली यही काम हम लोग इक्वेशन, जब हम लोग मोशन इन 1D में
काइनेमेटिक्स के वो 3 इक्वेशंस को अप्लाई करते थे तो भी वहां पे यही हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करते थे। तो ये बॉल यहाँ से ऊपर जाने वाली है ना, तो वहां पे वेलोसिटी 0, यहाँ पे ये है, तो हमको ये यूज करना है ना। तो हमने कहा कि चलो ठीक है भाई, तो एक फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ mg, हमने माना कि वो h हाइट ऊपर जा रहा है, तो नीचे mg, h हाइट ऊपर, mg नीचे h हाइट ऊपर, तो हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो आपको दिख रहा है कि फोर्स नीचे है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, फोर्स नीचे है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, तो हमने कह दिया कि माइनस mgh। आपको पता चल गया होगी माइनस क्यों लगा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स के बीच में 180 का एंगल बन रहा है। बहुत बेसिक चीजें हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। आगे वाले लेक्चर में मैं थोड़ा सा बड़े अच्छे क्वेश्चंस वर्क एनर्जी थ्योरम के ऊपर बेस्ड ले लूंगा, ठीक है। तो माइनस mgh इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इट मींस कि यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, तो इसका मतलब ये होता है कि kf माइनस ki। तो यहाँ पे तो वेलोसिटी 0 हो गई, यानी कि kf क्या हो गया, यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया। तो यहाँ पे आ गया माइनस mgh, है ना, माइनस ये ki मतलब कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो वो u है, तो उसको हम लोग लिखेंगे हाफ mu स्क्वायर, दैट्स इट, है ना। तो माइनस ये माइनस कैंसिल हो गया, m से m कैंसिल हो गया, यानी कि u की वैल्यू जो हम लोग करेंगे तो क्या आ जाएगी 2g, एक सेकेंड हमको निकालना क्या था, सॉरी h निकालना था, तो हमको निकालना था h। चलिए तो h क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा u स्क्वायर डिवाइड बाई 2g, ये आ गया h की वैल्यू। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ h, है ना। तो h की वैल्यू आ गई, यहां से हमने g को नीचे किया, हमको काट दिया, तो u स्क्वायर बाई 2g इज द आंसर, ये h की वैल्यू आती है। यही का हम लोग v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as में करते हैं, तो v स्क्वायर मतलब कि फाइनल वेलोसिटी, u स्क्वायर वही होता है, तो वो भी यहाँ से u स्क्वायर डिवाइड बाई 2g, h की वैल्यू वहां से भी इसी तरह आती है। तो इस तरह हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम में बहुत ही इजी टाइप का एग्जांपल मैंने आपके सामने रखा है। अब थोड़ा सा हम लोग बड़ा एग्जांपल लेते हैं, अच्छा एग्जांपल थोड़ा लेते हैं कि जिससे अंदर अपने फीलिंग आए। ऑब्वियसली फीलिंग जनरेट होना तो वो है कि होना ही चाहिए। तो अब हमने मान लिया कि ऐसे कि एक स्प्रिंग है यहां पे इस तरह लगी हुई है जैसे, और एक ऐसा सरफेस है, ठीक है, एक ऐसा सरफेस है जो h इज इक्वल्स टू 10 मीटर की हाइट पर है, और यहां से एक ब्लॉक सरकता हुआ m मास का एक ब्लॉक है, स्प्रिंग कांस्टेंट k इज इक्वल्स टू 50 न्यूटन पर मीटर है, ठीक है। आके इस स्प्रिंग से टकराता है, क्या करता है, स्प्रिंग से टकराता है, ये स्प्रिंग से आके टकराता है, तो पूछ रहा है कि मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग कितना होगा, ठीक है। तो आपको पता है कि फिर से मैं यहां पे वही काम करने वाला हूं कि जो मुझे करना चाहिए, ठीक है, क्या, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो हमने कहा कि चलो ठीक है वर्क एनर्जी थ्योरम इसके लिए लगा देते। तो हमने कहा कि आपको बताना है क्या, कि बॉडी के ऊपर कितने टाइप के फोर्सेस लग रहे हैं, सबसे पहले ये ढूंढना। तो हमने कहा कि ये सरफेस जो है ये क्या है, स्मूथ है, ये हम स्मूथ लेके चलते हैं, ठीक है, ये स्मूथ सरफेस है। तो इस ब्लॉक के ऊपर ऐसे ये जो ब्लॉक है, अब ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो किसकी वजह से आ रहा है, सीधे सीधे हम जानते हैं कि इसके ऊपर mg लग रहा है ना। लेकिन यार mg जैसे लगेगा, ये मतलब कि जैसे वर्टिकल की कहानी खत्म हो रही है, तो यहाँ पे ब्लॉक वेलोसिटी गेन कर रहा है। अब देख सकते हो बहुत लोग होते हैं कि दो टाइप से इस क्वेश्चन को करते हैं, यार यहाँ पे ये वेलोसिटी गेन करता है, तो हम लोग टोटल वर्क डन अच्छा लिखे, तो कैसे लिखे, मतलब कि ये तो वर्टिकल का है, फिर ये हॉरिजॉन्टल का, तो उससे कोई भी मतलब नहीं होता है। आप वर्टिकल हॉरिजॉन्टल किसी भी टाइप का कोई भी वर्क डन एक दूसरे में ऐड कर सकते हो, बिकॉज ये क्या होता है, स्केलर होता है, तो आप बड़े आराम से आप काम कर सकते हैं। तो हमने कहा कि एक फोर्स इस ब्लॉक के ऊपर ऐसे पूरे सिस्टम,
यानी कि पूरा वर्क डन, पूरे सिस्टम का वर्क डन हम लोग लिखने जा रहे हैं। तो हमने कहा कि ये कितना mg कितना वर्क कर रहा है, mg इंटू एच, तो mg इंटू एच प्लस, है ना, ये mg का वर्क हो गया, mg एक फोर्स इकलौता इसके ऊपर लगा। फिर उसके बाद स्प्रिंग से जब ये टक्कर करेगा स्प्रिंग से जब ये टक्कर करेगा, अच्छा ये एक बात मेरे को और नहीं समझ में आ रही कि क्या हम लोग डायरेक्ट लगा सकते हैं या फिर इस क्वेश्चन को आधा करके फिर से इसके ऊपर लगाएं तो काम बनने वाला है। तो हम लोग इसको सोचेंगे कि क्या करना चाहिए। अच्छा, मैक्सिमम कंप्रेशन के लिए हमारे पास जो केस आएगा इसमें, तो फाइनली ब्लॉक जाके जहां पे रुकेगा वही मैक्सिमम कंप्रेशन की पॉइंट होगी अपने लिए, है ना। तो मैक्सिमम कंप्रेशन मतलब कि ब्लॉक वहां पे जाके रुक जाएगा। इट मींस स्टेट दैट कि फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक इज व्हाट, 0। तो फाइनल वेलोसिटी ब्लॉक की क्या हो जाएगी, 0। तभी मतलब स्प्रिंग उतना दबेगी तो यहां मान लिया कि दबा तो यहां ब्लॉक रुक जाएगा। तो ये मैक्सिमम कंप्रेशन होगा कि जहां पे ब्लॉक जाके रुकेगा। अच्छा, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक हम लोग कैसे इनिशियली लिख सकते हैं कि व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक इन इनिशियल पोजीशन। तो अच्छा, तो मैंने कहा कि यार मेरे को थोड़ा सा सफोकेशन हो रहा है, तो मैं कहता हूं कि मैं इस क्वेश्चन को 2 पार्ट में करूंगा। चलो भाई, तो ठीक है, 2 पार्ट में मैं इसको करता हूं। तो मैंने कहा कि मैं पहले यहां से यहां के बीच में वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊंगा। तो सिर्फ एक फोर्स लग रहा है mg, तो mg h ऊपर आपके पास इनिशियल वेलोसिटी थी नहीं, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, 0। तो डेल्टा के मतलब कि सिर्फ kf आ जाएगा और उसकी वैल्यू हमने लिख ली हाफ mv स्क्वायर, m से m कैंसिल हो गया, तो v की वैल्यू आपके पास आ गई है आपके सामने 2gh का अंडर रूट इज द v। अब हमने इस यहां पे जब ब्लॉक यहां पे आया तो उसके पास वेलोसिटी है कितना, अंडर रूट 2gh की वेलोसिटी। अब इस वेलोसिटी से वो स्प्रिंग को क्या करेगा, ठोकेगा और स्प्रिंग दबेगी बेचारी, है ना। तो मैंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, तो स्प्रिंग को दबना चाहिए, कोई बात नहीं, डर होना चाहिए थोड़ा। तो स्प्रिंग दबेगी तो मैक्सिमम जो दबेगी तो वहां पे उस कंडीशन में ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो अब इस पार्ट में मैं फिर से वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दूंगा। इस टाइम पे ब्लॉक के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं है, अब वर्क जो करेगी तो वो स्प्रिंग करेगी, है ना, स्प्रिंग करेगी दबने का। तो मैंने कह दिया कि वो कितना हो गया, हाफ के एक्स स्क्वायर। मैंने पहले बताया था कि हाफ के एक्स स्क्वायर या फिर एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग हम लोग हाफ के एक्स स्क्वायर भी लिखते हैं, और वर्क डन भी उस कंडीशन में कि जब हमारे पास क्या ना हो, इनिशियली कंप्रेशन या एक्सटेंशन की कंडीशन हो, तो हाफ के एक्स स्क्वायर आपका चलेगा। तो हमने लिख दिया हाफ के एक्स स्क्वायर इज द वर्क डन। ओहो, कोई बात नहीं। अच्छा सर ये एक बात बताइए कि xi से xf जब आपने किया, वर्क डन लिखना है ना यार, मजाक थोड़ी है। तो xi से xf जब आपने किया तो हाफ के एक्स स्क्वायर कैसे लिख दिया, सोचने वाली बात है। तो मैंने कहा कि जब ये दबना स्टार्ट करेगा तो ऑब्वियसली वो माइनस के एक्स का फोर्स इधर लगाएगा और वो दबेगा इधर की तरफ, राइट। तो xf यानी कि वो दब रहा है, कंप्रेशन हो रहा है उसके अंदर, है ना, इधर की तरफ। तो वर्क डन हम लोग देखते हैं, जब वो दबेगा तो स्प्रिंग फोर्स जो है वो इधर की तरफ लगेगा, लेकिन वो इधर की तरफ हो रहा है डिस्प्लेसमेंट। तो माइनस के एक्स जो माइनस होता है, वो माइनस क्या होता है, वो अपोज करता है ना। तो वो फोर्स इधर लग रहा है, एक्स उधर हो रहा है, तो वही तो माइनस के एक्स यानी कि वर्क डन जो अपने पास आ रहा है कि वो नेगेटिव वर्क डन आ रहा है। चलिए उस चीज को भी हम यहाँ पे कंपनसेट कर लेंगे, एक्सप्लेन कर दिया है, आगे आते हैं। अब हमने कहा कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 माइनस हाफ mv स्क्वायर, है ना, ये अपने पास आया। तो x की वैल्यू अब यहां से हम निकाल सकते हैं। तो हमने कहा कि यार ये x की वैल्यू तो यहां से नेगेटिव आ रही है, तो यही चीज हम बता रहे थे आपको। तो यानी कि आपको क्या लिखना पड़ेगा कि वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग जो आ रही है वो नेगेटिव आ रही है, तो हम यहां से यहां पे माइनस लगाना पड़ेगा। तो माइनस के एक्स हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। अब हमारा माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या कि हाफ कटा और
x की वैल्यू जो अपने पास आ रही है वो v स्क्वायर की वैल्यू हम लोग लिखेंगे यहाँ पे m इंटू 2gh डिवाइड बाई k का अंडर रूट प्लस माइनस, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। हम लोग यहाँ से वैल्यू ऑफ x निकाल सकते हैं इस तरह, और इसकी सबकी वैल्यू आपको दी हुई है। m की वैल्यू 2 पता है, g पता है, h पता है, k भी पता है ना? m नहीं पता है क्या? ओके कोई बात नहीं, तो m को 1 kg ले लेते हैं। तो इस तरह हम लोग ये इस क्वेश्चन को कर सकते हैं बड़े आराम से। तो दिस इज द प्रोसीजर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन की व्हाट इज द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। सो यू कैन अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम 2 टाइम्स, है ना? आपको कंफ्यूजन छोटे बच्चों के लिए तो इस तरह हम लोग इस क्वेश्चन को कैलकुलेट कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन और देखते हैं, ज्यादा वीडियो लंबी तो नहीं हुई। नो मोर, एक लास्ट क्वेश्चन आज के दिन का वर्क एनर्जी थ्योरम के ऊपर बेस्ड। ये कर डाला तो लाए झींगा लाला झींगा लाला झींगा लाला। अब हमने कहा कि मान लीजिए कि एक एक्सेलरेटेड इस तरह हेमिस्फेरिकल बाउल है, ठीक है, जिसका रेडियस r है। क्या है रेडियस? r है। और इसके यहां पर ऐसे मान लीजिए कि इधर की तरफ ये एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है, यहां पे एक छोटा मास है प्यारा सा, वो यहां पे रखा गया है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि थीटा के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी बताइए, थीटा के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी बताइए। किसकी? इस मास m की, रिलेटिव टू व्हिच, विद रेस्पेक्ट टू व्हिच आप इसकी वेलोसिटी बताइए कि जब ये a एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा। तो देखिए यहाँ पे स्यूडो आ गया। अब देखिए स्यूडो का भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो अब यहाँ पे स्यूडो की वजह से भी मैं वर्क डन लिखने वाला हूँ। तो मैंने ऐसा कहा कि ये कंडीशन आ गई m मास की, ठीक है। तो इधर की तरफ ये इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगा, नीचे की तरफ प्यार से mg होगा, ये थीटा है, ठीक है। तो वर्टिकली अपोजिट से ये भी थीटा आएगा, है ना, थीटा ही आएगा ना, चिक चिक चिक। हाँ तो तो ये एक सेकंड, इसको थोड़ा और ढंग से बना देते हैं, 90 दिखना चाहिए। हाँ 90, तो 90 माइनस थीटा 90 थीटा, हाँ ठीक है। तो ये आ गया आपका थीटा mg n, और एक फोर्स और लगेगा जिसको बोलते हैं हम लोग स्यूडो, इक्वल एंड अपोजिट अमाउंट में फोर्स तो लगता है, लेकिन एक्सेलरेशन जो होता है, अब फोर्स की वैल्यू क्या है, उसकी एक्सेलरेशन इधर है तो वो एक्सेलरेशन से पीछे की तरफ। तो हमने कहा कि ma फोर्स इधर की ma, ये कंडीशन दोस्त, है ना। अब इस चीज को हम लोग देखें कि इतने सारे फोर्सेस इसके ऊपर लग रहे हैं। अब इसका डिस्प्लेसमेंट क्या क्या हुआ, प्यार से देखेंगे बड़े मक्खन आराम से। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट अलोंग y। ये y हम लोग ले लेते हैं, इसको x बोल देते हैं, यानी कि ओरिजिनल पोजीशन से ये डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल में हुआ है और ये डिस्प्लेसमेंट या फिर ये डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल में हुआ है। और आपको पता है खुद कि किस फोर्स की वजह से हॉरिजॉन्टल में हुआ है, ma की वजह से हॉरिजॉन्टल में हुआ है और mg की वजह से वर्टिकल में हुआ है। तो यही तो पूरी कहानी है। तो दिक्कत क्या आ रही है आपको? कुछ दिक्कत नहीं है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि फिर से वर्क एनर्जी थ्योरम डेल्टा के
दो फोर्सेस, एक तो क्या लग रहा है एम ए, जिधर फोर्स उधर ही डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट भी पार्टिकल यहां पे है तो डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ है और फोर्स भी उधर ही लग रहा है, तो उसको बोल सकते हैं एम ए इंटू एक्स, एम ए इंटू एक्स प्लस एक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है तो उसको बोल एम जी, और डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां पार्टिकल आया तो थीटा के रेस में एम जी इंटू आर। और पहले तो पार्टिकल यहां पे रुका हुआ था, जब ये वेज इधर की तरफ, ये हेमिस्फेरिकल जो वेज है ये इधर की तरफ एक एक्सेलरेशन से मूव किया तो वो उधर की तरफ धक्का खा के पीछे की तरफ गया, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इनिशियली उसकी वेलोसिटी क्या थी 0, सो दैट्स व्हाई ओनली हमको हाफ mv स्क्वायर ही लेना है और v हमको बताना है कि उसकी वैल्यू क्या हो सकती है ना। तो ठीक है कोई बात नहीं, तो हमने कहा कि x और y, x और y, तो x और y क्या है भाई, x और y का कुछ करामात हो सकता है क्या, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो आपको ये डिस्टेंस दिख रही है ये कितनी है, ये पूरी डिस्टेंस r है, तो ये डिस्टेंस निकालनी है। तो आपको पता है कि अगर हम कंपोनेंट लेते हैं तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी, ये डिस्टेंस, ये क्या है r, ये r, तो ये क्या कंपोनेंट, अगर ये थीटा तो ये r साइन थीटा, ठीक है, और ये जो डिस्टेंस होगा ये r cos थीटा, तो ये डिस्टेंस r माइनस r cos थीटा, यानी कि y इज इक्वल्स टू r माइनस r cos थीटा, और x की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी r sin थीटा। खत्म, क्वेश्चन खत्म हो गया, यहां पे हम लोग उसकी वैल्यू को रख देंगे, तो एम ए आर साइन थीटा प्लस एम जी वाई, तो एम जी वाई की वैल्यू क्या है भाई, आर को कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, एम से एम उड़ गया, अब ये बच जाएगा तो हम लोग थोड़ा सा इधर आ जाते हैं प्यार से, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए आर, यहां से भी कॉमन आ रहा है, ठीक है, आर ए साइन थीटा प्लस, अब ये क्या है जी 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, तो जी 1 माइनस कॉस थीटा, और इससे हम लोग 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई, है ना, और इसका कर देंगे अंडर रूट, और दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, वेलोसिटी। तो ये हमारी वेलोसिटी है। अब एग्जामिनर क्या करता है कि वो कहता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, है ना, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, कि तो आपको दिख रहा होगा रेडियस कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो h का एक्सेलरेशन है, g भी कांस्टेंट है, तो टोटल का टोटल उसकी वेलोसिटी जो होगी वो थीटा के ऊपर डिपेंड करती है कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर व्हिच वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल शुड बी मैक्सिमम, है ना, तो क्या वैल्यू उसकी होनी चाहिए। तो मैं उस चीज को आपको डिस्कस करना चाहता हूं कि अब हम लोग क्या करेंगे भाई, कि हमारे पास ये वेलोसिटी वहां पे आई हुई है, तो अब ये जो वेलोसिटी है, अब इसको हमको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट, ठीक है, तो थीटा के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन यानी कि डीवी बाई डी थीटा करके उसको क्या करना है 0। मैं आपको एक इसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, वैसे तो जो भी थीटा की वैल्यू आपको दी रहेगी, हमारा क्वेश्चन क्या था ओनली कि व्हाट शुड बी दी वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू थीटा, है ना, सॉरी विद रेस्पेक्ट टू वेज, थीटा के टर्म में बताइए, तो हमने वही किया हुआ है। तो हमने क्या कहा कि अब अब मैक्सिमम वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं बता देता हूं। तो मैक्सिमम वेलोसिटी मतलब कि dv अपॉन d थीटा इज इक्वल्स टू को क्या करना है 0 करना है, और वहां से थीटा की वैल्यू को आपको फाइंड करना है, और उस वैल्यू को लाके यहां पे भर देना, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ व्हाट, मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू आप पा जाओगे, है ना। डिफरेंशिएशन इसका तो कितना आसान है, आपको पता ही है, a sin थीटा माइनस cos थीटा का डिफरेंशिएशन आपको करना है अंडर रूट में पूरा सिस्टम, ठीक है। तो इस तरह आपको
इस चीज को करना है। अब इसके बाद मैं आपको एक चीज डिस्कस करना चाहता हूं कि अब आप मान लीजिए कि थीटा की कोई भी वैल्यू ऐसे लेते हैं, हम लोग मान लीजिए कि 45 लेते हैं, तो 45 पे क्या होता है, या फिर कुछ ऐसे लेते हैं 45 ही ले लेते हैं, 45 पे √2 1 माइनस √2, हाँ तो ऑब्वियसली पॉजिटिव डेटा आ रहा है। तो ऐसे मान लीजिए कि कुछ 90 लेते हैं, तो 1 0 तब भी पॉजिटिव आ रहा है, 0 लेते हैं 0 1 यानी कि 0 आ जा रहा है, यानी कि थीटा की वैल्यू जब 0 रहेगी तो वेलोसिटी 0 आएगी। तो ऑब्वियसली उस पॉइंट पे जब वो रुका हुआ था तो उस पॉइंट पे वेलोसिटी उसकी 0 ही थी। आप देख सकते हो यहाँ पे थीटा की वैल्यू अगर हमने 0 पुट की तो 0 हो गया, और 0 पुट की तो 1 माइनस 1 0, यानी कि पूरी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। सो दैट्स व्हाई अपने पास वेलोसिटी भी वहां पे 0 आ जाएगी। 90 डिग्री का केस जब होगा, यानी कि यहाँ पे उस कंडीशन में क्या थीटा मानते हैं वैसे, है ना, वैसे तो होने वाला नहीं है, कहीं ना कहीं वो ब्लॉक जाके गिर जाएगा, एम की वैल्यू हमको 0 करना पड़ेगा, है ना। ये सर्कुलर मोशन में मैं आपको करवाने वाला हूँ, डोंट वरी। ऐसा कि मानते हैं कि थीटा 90, अगर हमने 90 0 हो गया, 1 हो गया, g हो गया, है ना, a 2r a, है ना, फिर उसके बाद माइनस प्लस 2r g, तो ये वैल्यू आती है। तो यहाँ से मैक्सिमम वेलोसिटी का भी कॉन्सेप्ट आप यहाँ से देख सकते हो। तो दिस इज नॉट, आई एम नॉट सेइंग कि ऑल अबाउट द वर्क एनर्जी थ्योरम, और भी बहुत सारे इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं जो मैं आपको करवाने वाला हूँ, डोंट वरी, ठीक है। तो लेकिन आज की वीडियो में बस इतना ही, आप मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खूब पढ़िए। और जेडबलई मेंस का इंफॉर्मेशन ऐसा मुझे सुनने में आया है कि जो उसके डेट्स होंगे वो टलने वाले नहीं है, तो आप उस उम्मीद में मत बैठिए प्लीज, और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूअस करते रहिए, क्योंकि आप जानते ही हो कि इस महामारी में आपने अगर लड़के विजय प्राप्त की तो आपसे बड़ा सिकंदर कोई भी नहीं है, और जो दुनिया की जीतता है उसी को सिकंदर माना जाता है, जो बहानेबाजी करता है उसको सिकंदर नहीं, उसको मस्त कलंदर माना जाता है। तो ऐसा आपको नहीं करना है, खूब पढ़िए, मेहनत ही आपकी कामयाबी को परचम दे सकती है, और कोई ऐसी चीजें नहीं है जो आपको, आपकी फैमिली को, आपके खुद के फ्यूचर को जो कुछ क्रिएट कर सकता है, जो क्रिएटिविटी आपको एक प्रोवाइड कर सकता है, तो वो सिर्फ हार्डवर्क है। हार्डवर्क कैन बीट टैलेंट, ये आपने सुना भी होगा, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि हार्डवर्क आदमी को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है, ठीक है। तो मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं ऑलवेज, और इस YouTube के प्लेटफॉर्म पे प्लीज डीके बॉस फिजिक्स गुरु के चैनल को आप सपोर्ट करिए, और जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो शिक्षा या फिर एजुकेशन नहीं पा रहे हैं, तो उनको इस चैनल के बारे में बताइए, और चैनल से उनकी अगर कुछ मदद हो सकती है तो इससे बड़ी मेरे लिए कोई बात नहीं हो सकती, ठीक है। तो प्लीज़ पढ़ाई करिए, और इस प्लेटफॉर्म पे मुझे सपोर्ट करिए, ताकि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मैं मदद कर सकूं, ठीक है। तो इतना ही बस, और कुछ भी ऐसी कोई भी सजेशन है जो आप मुझे देना चाहते हो, वीडियोस में कोई कमी, ऐसा कुछ भी क्वेश्चंस में कमी, या फिर कोई भी कुछ किसी भी चीज़ में, लाइट में, ऑडियो में, या फिर कुछ ऐसी टाइप की पर्सनल कुछ भी प्रॉब्लम है आपको पढ़ाई से रिलेटेड, देन आप मुझे प्लीज़, आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करिए, और आप अपना नंबर छोड़िए, मैं आपको कॉल करूँगा, जो भी मेरी तरफ से मदद हो सकती है मैं आपको करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।